Hello student, this is Pankaj Ziman. I hope you are all well at home. Today we are going to start our next topic of jurisprudence in which we are studying the school, historical school of jurisprudence. तो आपने ऑस्टिन स्कूल पढ़ लिया है, इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ आपने पढ़ ली है। इसके अलावा आपने एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ जो है वो स्टडी कर लिया है। ये ऑस्टिन की थ्योरी है और ऑस्टिन की थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ जो है वो कमांड है सॉवरन की। लेकिन जो हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट हैं वो इस चीज़ से सहमत नहीं है। दे जो है वो इस पे जो है सहमत नहीं है और इसलिए उन्होंने एक नई थ्योरी बनाई जिसको बोलता है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ऑस्टिन की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम ऑस्टिन की थ्योरी को ध्यान में रखें तो वो बोलता है कि लॉ क्या है, बेसिकली कमांड ऑफ सॉवरन है। राजा जो भी आदेश देता है वो कानून है। इसलिए स्टेट का लॉ का स्टेट के साथ सीधा कनेक्शन होता है। स्टेट मींस इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी, जिसमें राजा होता है वो कोई भी आदेश देता है वो जो है सभी को मानना ही पड़ता है। वहाँ पे सैंक्शनिटी होती है, अगर वो नहीं मानेंगे तो पनिशमेंट भी हो सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के जूरिस्ट हैं लाइक हेनरी मेन हो गए, सेविग्ने हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, ये सारे इनका सोचना ये है कि लॉ जो है कमांड ऑफ द सॉवरन नहीं है। लॉ जो है वो फ्री विल है, लोगों की कंसाइसनेस है, लोगों की सोच है। लोग जो चाहते हैं वो होता है, ना कि जो राजा चाहता है वो होता है। ठीक है जी। तो बेसिकली दोनों ही की सोच में बड़ा फ़र्क है। हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो इम्पोर्टेंस देता है फ्री विल ऑफ द पीपल पे, कस्टम पे, ट्रेडिशन पे। वो ये बोलता है कि कानून जो बनता है वो हमारे कस्टम से, हमारे ट्रेडिशन से और लोगों की जो फ्री विल होती है, लोग जो चाहते हैं उस हिसाब से कानून बनता है, ना कि जो सॉवरन जो ऑर्डर देता है वो कानून बनता है। ये दोनों में डिफरेंसेस है। तो ऑस्टिन की इम्पेरेटिव थ्योरी के बाद ही जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस आया था, तो हम इस स्कूल को स्टडी करेंगे। हम बेसिकली 3 स्कूल स्टडी करेंगे, ऑस्टिन स्कूल, उसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल और देन सोशोलॉजिकल स्कूल हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बड़े फेमस जूरिस्ट हैं हिस्टोरिकल स्कूल में, जैसे मॉन्टेस्क्यू है, सेविग्ने है, हेनरी मायने है। हम यहाँ पे सिर्फ सेविग्ने और हेनरी मेन को ही पढ़ेंगे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आता है। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को वॉल्कजिस्ट थ्योरी भी बोला जाता है और इसको सेविग्ने और हेनरी थ्योरी भी बोला जाता है। तो सेविग्ने की जो वॉल्किस्ट थ्योरी है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप 2-3 नामों से बोल सकते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी बोल सकते हैं, वॉल्कजिस थ्योरी भी बोल सकते हैं, सेविग्नेज वॉल्कजिस थ्योरी भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू है। मॉन्टेस्क्यू हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। मॉन्टेस्क्यू को आप फर्स्ट जूरिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल बोल सकते हैं। ये पहला जूरिस्ट था जिसने हिस्टोरिकल जो स्कूल है इसको जो है माना था, इसको एक्सेप्ट किया था और उसने ये बोला था कि कोई भी लॉ बनता है तो वो वहाँ के सोशल फैक्ट और नेचुरल फैक्ट की वजह से बनता है। वहाँ के जो लोगों की फीलिंग है, जो ट्रेडिशन है, कस्टम है, उसके बेस पे बनता है। आप इस तरह ही इसके बारे में लिखेंगे। पब्लिक कंसाइंसेस के बेसिस पे जो है लॉ बनता है, ना कि किसी कमांड के बेसिस पे बनता है। तो मॉन्टेस्क्यू जो है सबसे पहले उन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल को देने की कोशिश की थी, इसलिए इसको फर्स्ट जूरिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस बोल सकते हैं। अब आपके पास आता है सेविग्ने। सेविग्ने ने जो है वो हिस्टोरिकल स्कूल के फादर इनको माना जाता है। ये सबसे बड़े जूरिस्ट हैं हिस्टोरिकल स्कूल के। इनका अपना एक प्रिंसिपल है वॉल्कजिस थ्योरी का, जिसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सेविग्ने जो है वो जर्मनी के थे और जर्मनी में इन्होंने जो बर्लिन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एज ए प्रोफेसर जो है पढ़ाया था। ये बहुत बड़े जूरिस्ट थे जर्मनी के। और जर्मनी में जब नेपोलियन का अंत हुआ उसके बाद जर्मनी में लॉ बनाने की बारी आती है। तो वहाँ के जूरिस्ट जो कानून के वो जो लोग थे, लोग कानून को जानने वाले थे, उनका सोचना ये था कि क्यों ना जर्मनी के लिए अपना ही कानून बनाया जाए। जर्मनी बहुत बड़ा था और जर्मनी में जितने भी एरिया प्रोविंसेस थे सभी में अलग अलग कानून थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत जो हो जाती थी। फैमिली लॉज अलग थे, सिर्फ कमर्शियल लॉ को छोड़ के सभी लॉ जो है अलग अलग ही थे।
इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना एक एक यूनाइट जर्मनी के लिए एक ही कानून बनाया जाए। जैसे इंडिया के लिए हमने एक ही कानून बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सभी इंडियन लोगों पे वो अप्लाई होता है। तो हमने जो है लॉ की डेवलपमेंट जो है कहीं कहीं ना कहीं हम रोक देते हैं। जब हम अपने लिए एक लॉ बना देते हैं, उसको कोडिफाइड कर देते हैं, उसको रिटन में लिख देते हैं, तो फिर लॉ की डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाती है, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा चेंजेस कर नहीं सकते और आपको उसके अकॉर्डिंगली ही चलना है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अब मान लीजिए हमारे कंट्री में जो है अब डेमोक्रेसी है, आपको डेमोक्रेसी पसंद नहीं है और आप पाना चाहते हैं सोशलिज्म में, लाइक चाइना, या फिर कम्युनिज्म की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं आ सकते क्योंकि हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाइंड कर लिया है और हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जब तक इंडिया है, यूनाइट है, यहाँ पे डेमोक्रेसी ही रहेगी। इस तरीके से हम लॉ की डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं जो है रोक देते हैं। तो जैसे ही ये सेविग्ने जो है, इनको पता चला कि जो जर्मनी में ऐसा कोडिफिकेशनल लॉ होने वाली है, जर्मनी अपने लिए कानून बना रहा है, तो फिर वहाँ पे जो है एक जो है कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ कस्टम का, कि क्या जर्मनी का एक कोडिफाइड लॉ होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, या फिर वहाँ पे कानून जो है वो लोगों की स्पिरिट के अकॉर्डिंग बनना चाहिए और उसकी डेवलपमेंट धीरे धीरे होने नहीं चाहिए, उसको रिटन में नहीं लिखना चाहिए, उसको कोडिफाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो लोगों की विल जो है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी चेंज होती रहती है। लोगों की सोच, उनका काम करने का तरीका जो है धीरे धीरे चेंज होता रहता है। लेकिन अगर आपने एक स्टेशनरी कानून बना दिया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो लोग पूरी उम्र उस कानून के अंदर जो है बंधे रहेंगे। इसलिए सेविग्ने ने जर्मनी में जो ये लॉ कोडिफिकेशन होने वाली थी, इसको रिजेक्ट किया और उन्होंने जो है यहाँ पे थ्योरी देने की कोशिश की। इसको आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। द नेम ऑफ द सेविग्ने इज टेकन foremost among the historical school. His approach has been affected by the ब्रूक एंड हुगो जो है, जो ब्रूक, ये भी इसी सोच से काफ़ी इफेक्टेड है। जर्मन जूरिस्ट फेडरिक कार्ल वॉन सेविग्ने, ये इसका नाम है पूरा, got strong support due to the prevalent political situation in Germany. At the time of Germany, different laws were prevailing in different places. जर्मनी उस टाइम क्या था कि जर्मनी में अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग लॉ थे। Hence आफ्टर द वॉर विद द नेपोलियन, जैसे नेपोलियन के साथ वॉर खत्म होती है, द क्वेश्चन हाउ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ अराइजेज, तो लॉ की कोडिफिकेशन की बात आ जाती है कि क्यों ना जर्मनी के लिए कानून बनाया जाए जिसको प्रॉपर कोडिफाइड किया गया है, जैसे हमने इंडिया में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है और आप हम सभी उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बंधे हुए हैं। तो वहाँ पे भी ऐसी कोडिफिकेशन की बात आई। बट देयर वर लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोडिफिकेशन, लेकिन जब कोडिफिकेशन करनी थी तो ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाती थी। द फैक्चुअल पोजिशन दैट द लॉ वर प्रिविलिंग laws prevailing their form a passed as per the local public conduct and attitude without any interference in the outside agency। लोगों की सोच जो है वो अलग थी, उनकी विल अलग थी और उन पे आप कोडिफाइड लॉ जो है वो थोपना चाहते थे। Hence the work of renovation of then was extremely difficult। इसीलिए जो काम जो स्टार्ट कर रहे थे हम लॉ में, जो रेनोवेशन कर रहे थे, वो वहाँ पे डिफिकल्ट होगी। इट वाज अ सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्गुमेंट एंड कस्टम। इस यहाँ पे अब कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया आर्गुमेंट और कस्टम का। इन सच सिचुएशन सेविग्ने सपोर्टेड द हिस्टोरिकल, और उस टाइम पे सेविग्ने ने जो है हिस्टोरिकल अप्रोच अपनाई। उन्होंने बोला कि लॉ जो है वो कोडिफाइड नहीं होना चाहिए, लॉ को कोडिफाइड करके उसमें स्टेशनरी आ जाती है, वो स्टेशनरी हो जाता है, उसमें फर्दर डेवलपमेंट जो है रुक जाती है। इसके लिए हमें जो है हिस्टोरिकल स्कूल को ही अपनाना चाहिए, जिसमें लॉ जो है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम और ट्रेडिशन और लोगों की सोच, फ्री विल ऑफ द पीपल जो होगी उसके अकॉर्डिंग बनने चाहिए। इसी से जो है इसकी थ्योरी का जहाँ पे जन्म हुआ। अब प्रिंसिपल ऑफ वॉल्केजिस्ट क्या है? द वॉल्केजिस्ट थ्योरी इज कंसिडर्ड टू बी द माइलस्टोन इन द ग्रोथ ऑफ हिस्टोरिकल। वॉल्केजिस्ट थ्योरी जो सेविग्ने ने दी थी, एक माइलस्टोन था हिस्टोरिकल स्कूल में। वॉल्केजिस्ट बेसिकली क्या होता है? वॉल्क होते हैं लोग, अगर इसको आप टू पार्ट में डिवाइड करें तो वॉल्क का मतलब है लोग और जिस्ट का मतलब है कॉमन विल। तो सेविग्ने के अकॉर्डिंग जो लॉ बनता है, जो लोग होते हैं उनकी विल के अकॉर्डिंग, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग बनता है। जो लोग चाहते हैं, लोगों का जो कंसाइज होता है, लोगों की जो स्पिरिट होती है, उसके बेसिस पे कानून बनता है, ना कि कोई राजा या सॉवरन कोई लॉ बनाता है। और जब ये लॉ बनाए जाते हैं तो लोगों की विल, लोगों के जो रूल है, लोगों के जो कस्टम है, उन्हीं के बेसिस पे लॉ बनता है। सेविग्ने बिलीव दैट द लॉ इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ इमॉर्टल प्रिंसिपल एंड रूल्स ओनली, rather it is the expression of internal feeling and requirement of the person of any community। तो ये सेविग्ने के अकॉर्डिंग जो लॉ जो है वो ऐसे प्रिंसिपल रूल्स नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, इंटरनल फीलिंग है, जो कि वहाँ के लोगों की और या वहाँ की कम्युनिटी में होती है, उस कंट्री की कम्युनिटी में होती है।
द ओरिजिन ऑफ लॉ हैज़ बिन टेकन प्लेस फ्रॉम द म्यूचुअल सपोर्ट ऑफ पीपल। तो लॉ का जो ओरिजिन होता है वो लोगों की सपोर्ट की वजह से होता है। इन इट्स प्रिमिनरी स्टेज लॉ वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट। शुरुआती स्टेज में लॉ जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग ही लॉ बनता था, उनके कंडक्ट के अकॉर्डिंग ही लॉ बनता था। द नेचर ऑफ द लॉ इज डिपेंडेंट ऑन द लैंग्वेज, और लॉ की जो नेचर होती है वो डिपेंड करती है लैंग्वेज पे, कस्टम पे, ट्रेडिशन और स्ट्रक्चर पे। तो जैसा कि इसकी सोच के अकॉर्डिंग जो लॉ जो बनता है वो बनता है वहाँ के लोगों की लैंग्वेज के हिसाब से, उनके कस्टम के हिसाब से, उनके ट्रेडिशन के हिसाब से, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ये लोगों की विल होती है, ये लोगों की सोच, उनकी लोगों की सोच, उनकी अपनी लैंग्वेज, उन लोगों के जो अपने कस्टम है वो उनकी सोच है, उनके ट्रेडिशन जो है वो उनकी अपनी सोच है, उसी के अकॉर्डिंग लॉ बनते हैं, ना कि जो है लॉ जो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉवरन बनते हैं। तो सॉवरन सेविग्ने की थ्योरी का हम बेसिक पॉइंट यहाँ पे निकालें तो सेविग्ने ये बोलता है कि लॉ जो होता है वो बनता है लोगों की फ्री विल से, लोगों की स्पिरिट से। उसके लिए उसने वॉल्कजिस्ट थ्योरी दी। वॉल्कजिस्ट का मतलब ही क्या होता है, वॉल्क का मतलब होता है लोग, और जिस्ट का मतलब होता है फ्री विल। तो लोगों की जो फ्री विल होती है, लोगों के जो कस्टम होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, उसी के बेसिस पे लॉ होते हैं, और उनको उनकी डेवलपमेंट धीरे धीरे होती रहती है। अगर आप लॉ को कोडिफाइड कर देंगे या लॉ को लेजिस्लेशन पार्लियामेंट बनाएगी तो फिर लॉ की डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाती है, क्योंकि उस लॉ के अंडर ही भर आपको जो है अपने आगे की लाइफ बितानी होती है। तो ये समझने का सोच रहा था। आगे है, सेविग्ने स्ट्रांगली बिलीव दैट द लॉ इज नॉट डेवलप अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सेविग्ने का ये सोच बिल्कुल ठीक थी कि लॉ भी धीरे धीरे डेवलप होता रहता है जैसे नेशन डेवलप होता रहता है। एक देश में आप रहते हैं, आज से 50 साल पहले हमारे देश की रिक्वायरमेंट कुछ और थी, तो लॉ उस हिसाब से था। आज हमारा देश डेवलप हो चुका है तो उसी लॉ में अमेंडमेंट भी उसी साथ। तो जैसे समय बीता जाता है, ऑन द कोर्स ऑफ टाइम जो है लॉ भी धीरे धीरे चेंज होता रहता है। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अडल्ट्री जो है आईपीसी में एक क्राइम था। ठीक है जी, अगर हस्बैंड जो है एक से ज़्यादा शादियाँ अपनी वाइफ के अलावा किसी और वाइफ के साथ संबंध बनाता है तो वो एक क्राइम था। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, आज हम 2020 में आगे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये अडल्ट्री का ये कानून है आईपीसी में सेक्शन 1497 में, ये गलत है। अगर हस्बैंड की इच्छा है, अगर तो वो किसी और औरत के साथ भी संबंध बना सकता है अगर उसकी वाइफ, उस औरत की कंसेंट है। तो ऐसे वाइफ भी जो है अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ संबंध जो है बना सकता है। तो उन्होंने अडल्ट्री को कहीं ना कहीं अब अपराध नहीं बनाया। तो ये कैसे हुआ, लॉ की डेवलपमेंट धीरे धीरे हुई अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। तो लॉ भी वैसे वैसे डेवलप होता रहता है जैसे जैसे हमारी सोसाइटी जो है डेवलप होती रहती है। व्हेन द स्पिरिट ऑफ अ नेशन ग्रोज, जैसे देश की स्पिरिट चेंज होती है वैसे देश का कानून भी चेंज होता जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द नेशन लॉस, जैसे ही देश अपनी नेशनलिटी खो देता है वहाँ का लॉ भी वीक हो जाता है। लाइक सीरिया में एक कानून था लेकिन आज वो नेशन एज ए नेशन बहुत वीक हो चुका है, तो उनके कानून भी सारे टूट गए हैं। नेशन मीन सच ह्यूमन कम्युनिटी विच इज़ बाइंडेड बाय, नेशन होता क्या है, एक ऐसी ह्यूमन कम्युनिटी जो इकट्ठे होकर रहती है और वो सोशली, हिस्टोरिकली और जोग्राफिकली एरिया में बंधी होती है। नेशन में जो लोग रहते हैं उनकी अपनी जोग्राफिकल कंडीशन है, उनकी अपनी हिस्ट्री है, उनकी अपनी सोसाइटी है। इट इज़ द रीज़न दैट द सेविग्ने हैज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ एज ए वॉल्कजिस्ट, इसलिए उसने ये बोला है कि लॉ जो है एक वॉल्कजिस्ट है, लॉ एज ए वॉल्कजिस्ट, जहाँ पे लोग होते हैं उनकी स्पिरिट की, उनके कस्टम, उनके हिस्ट्री, उनके सोशल, उनके जियोग्राफिक सिचुएशन के हिसाब से लॉ बनते हैं, ना कि कोई सॉवरन जो है लॉ बनाता है, ना तो कोई लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है। ये इसकी सोच है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच सेविग्ने की है क्या, कौन कौन से प्रिंसिपल अडॉप्ट होते हैं। लॉ कैन नॉट बी क्रिएटेड रैदर इट इन्वॉल्व्स अमंग द जनरल पब्लिक। देखिए, इसने पहले ही क्लियर किया है, इसकी थिंकिंग ही है कि लॉ जो है बनाया नहीं जाता है, ये धीरे धीरे जनरल पब्लिक में उसके आसपास ही कहीं होता है, ये धीरे धीरे बनता जाता है। जो हमारे कस्टमर रूल होते हैं वो धीरे धीरे लॉ बनते जाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ लॉ लाइक द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, तो लॉ की ग्रोथ भी वैसी होती है जैसे बॉडी की ग्रोथ होती है। जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती जाती है वैसे वैसे लॉ भी वैसे ही ग्रोथ करता जाता है। सेकंड, मतलब कि उस लॉ को कोई और नहीं बना रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ लॉ हैज़ अकर्ड फ्रॉम द एंशियंट कम्युनिटी टू द मॉडर्न कम्युनिटी, तो जो लॉ की डेवलपमेंट हो रही है वो प्राचीन कम्युनिटी से अब जो मॉडर्न कम्युनिटी है वैसे हो रही है। इट हैपन ड्यू टू द फास्ट सोसाइटी, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सोसाइटी जो है धीरे धीरे चेंज हो रही है, अब उसमें लॉ में भी चेंजेस होने की जरूरत है। तो ये लॉ जो है हैबिचुअली चेंज होता जाता है, इसको कोई चेंज करता नहीं है एक्सटर्नल फोर्स।
द नेचर ऑफ द लॉ इज नीदर यूनिवर्सल नॉर हैज़ बीन अप्लाइड एट ऑल। जो लॉ की जो नेचर है ये यूनिवर्सल नहीं है, मतलब कि कोई भी लॉ जो है सभी लोगों पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक कम्युनिटी की, हर एक रिलीजन की, हर एक देश की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनका लॉ भी उनके ही अकॉर्डिंग होता है। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे लैंग्वेज जो है, आप एक देश की लैंग्वेज दूसरी देश की लैंग्वेज पे थोप नहीं सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते, वैसे ही एक देश का लॉ भी आप दूसरे देश पे दूसरे देश की कंट्री के लोगों पे थोप नहीं सकते हैं। तो जो लॉ है ये यूनिवर्सल नहीं है, ये जो है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी चेंज होता रहता है। और ये लॉ जो है हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन, हर एक देश के सिटीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, उनकी सोच की, उनकी कस्टम, उनके लॉ के अकॉर्डिंग होता है। द एक्चुअल सैंक्शन बिहाइंड लॉ इज सोशल प्रेशर। कोई भी लॉ जब बनता है तो उसके पीछे सोशल प्रेशर होता है, ना कि उसके पीछे कोई सोशल प्रेशर होता है एंड पब्लिक ओपिनियन होता है। इंडिया में ऐसा ही होता है, कोई भी लॉ बनता है तो उस लॉ को बनाने के पीछे सोशल प्रेशर होता है। जैसे दिल्ली में जो रेप केस हुआ, 16 साल का लड़का जो कि बच गया, उसके बाद ये मांग उठी कि नहीं, अब 16 उम्र जो है कम करके 16 साल कर देनी चाहिए, जाके ऐसे कल्प्रिट्स को भी फांसी की सज़ा दी जाए। तो ये एक सोशल प्रेशर था, पब्लिक ओपिनियन था, जिसकी वजह से अब लॉ में चेंजेस हो गई। तो कोई भी लॉ बनता है तो वो किसी सॉवरन की वजह से या लेजिस्लेशन कराने से नहीं बनता है, बल्कि सोशल प्रेशर की वजह से बनता है। ये भी सही बात है। सेविंग ने बिलीव दैट द मॉरल ऑर्डर ऑफ द नेचुरल लॉ कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज सेक्शन। तो मॉरल ऑर्डर जो होते हैं वो उनको जो है सैंक्शन ऑफ लॉ में नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा वाइल मेकिंग लॉ द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड। और जब भी लॉ बनता है तो उसके हिस्टोरिकल इफेक्ट देखना भी जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट वाज द प्रायर लॉ ऑफ, इससे पहले इस सब्जेक्ट पे कौन सा लॉ था, हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। वाई इज़ देयर नीड ऑफ इट अल्टर, और जो हमारे पास पुराना लॉ है इसको अल्टर करने की, मॉडिफाई करने की या अमेंड करने की जरूरत क्यों होगी, इसको हमें चेंज करने की, इसको हम नए तरीके से बनाने की या इसमें किसी तरीके की कोई चेंजेस करने की जरूरत क्यों पड़ गई। द नेचर ऑफ द लॉ इज़ नेवर स्टैटिक, और लॉ की नेचर कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, ये हमेशा प्रोग्रेसिव होती है, ये चेंज होती रहती है लोगों की स्पिरिट के अकॉर्डिंग। तो जो सोचना लोगों का आज से 50 साल पहले था इंडिया में, वो सोच आज के लोगों की नहीं है, इसलिए लॉ जो है कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, वो हमेशा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द पीपल। इसके अलावा कोडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। सेमिनी की ये जो है सेमिनी की ये सबसे बड़ी अप्रोच है, वो चाहता है कि लॉ की अगर आपने कोडिफिकेशन कर दी तो कहीं ना कहीं आप लॉ की डेवलपमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, लॉ की डेवलपमेंट को, नया कानून के विकास को कहीं ना कहीं आप रोक रहे हैं। ये कैसे है? कोडिफिकेशन मीन्स कि आपने अपने लॉ जो है उनको आपने अब लिख दिया है रिटन को, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपने सभी लॉज को लिख दिया है, उनको कोडिफाइड कर दिया है, रिटन फॉर्म में लिख दिया है। अब उसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब वो लिखे हैं और हमें जो है अपना कंडक्ट अकॉर्डिंगली ही करना पड़ेगा, उसके अनुसार ही करना पड़ेगा। हमें वैसे ही जीना है, हमें वही राइट है, हमें प्रेसिडेंट को वैसे ही इलेक्शन, हमें प्राइम मिनिस्टर को वैसे ही वोट डालना, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा ही होगा, हर एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और हमारा कंडक्ट भी वैसे ही होगा। तो इससे क्या होता है कि आप लॉ की डेवलपमेंट को, लॉ के विकास को रोक देते हैं। कहीं हम चाहें कि अब हमारे देश में लोकसभा राज्यसभा ना हो, अमेरिका की तरह सीनेट हो या फिर कांग्रेस पार्लियामेंट हो, वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने अब उसको लिख के उसकी जब कोडिफिकेशन होगी तो फिर वो स्टेशनरी हो जाता है, वो सभी को फिर मानना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लॉ की डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी रुक जाती है। तो ये जो है सेमिनी की सोच है। क्रिटिसिज्म भी है यहाँ पे, वॉल्कजिस थ्योरी ऑफ सेविग्ने का क्रिटिसिज्म है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एलन, द व्यू ऑफ सेविग्ने इज इनकरेक्ट दैट द लॉ इज एक्सप्रेशन ऑफ विल। एलन ने साफ बोला है कि जो सेविग्ने की एक्सप्रेशन ऑफ विल, जो लोगों की जो सोच है, उनका जो बिहेव है, उसके अकॉर्डिंग लॉ बनता है पर्टिकुलर सोसाइटी का, कम्युनिटी का, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि अगर ऐसा है, द रोमन लॉ विच इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ द होल पीपल, जो रोमन लॉ था वो पूरे यूरोप की विल नहीं थी, सोच नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल रहा। ठीक है जी, अगर कोई कानून है वो सेविग्ने के अकॉर्डिंग तभी वो बनता है जब उसमें लोगों की विल होती है, तो वो कानून बनता है। लेकिन रोमन लॉ जो था, रोमन कानून था, वो पूरे लोगों की, यूरोप की विल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल बड़ा हुआ। इवन नॉट यूरोप में, वो पूरी दुनिया में हमारे जितने भी लॉ हैं वो सारे कहाँ से हैं? रोमन लॉ ही तो है। रोमन लॉ को इंग्लिश लॉ ने एक्सेप्ट किया, इंग्लिश लॉ को हमने एक्सेप्ट कर लिया। आगे है
The view of Savigny is also baseless that the lawyers have important contribution in the development of the law. Savigny के अकॉर्डिंग जो लॉयर जो हैं लॉ के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो जो है जज को यहाँ पे इग्नोर कर देता है। उसके अकॉर्डिंग जज जो है वो लॉ के डेवलपमेंट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं देता है। वे इसलिए ऐसा बोलता है क्योंकि जज किसी भी मैटर पे वो डिसीजन जो करता है वो एक फाइनल डिसीजन हो जाता है, और वैसे सिमिलर केसेस में बाकी को भी उस डिसीजन को फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए लॉ को वो कहीं ना कहीं स्टेशनरी बताता है। लेकिन लॉ की डेवलपमेंट लॉयर करता है क्योंकि वो नए नए फैक्ट्स लेके आता है और उसमें उसको जो है कोर्ट के सामने रखता है। लेकिन जज ऐसा नहीं करता, वो जज ऑर्डर दे के डिसीजन दे के उस एक पेट लॉ बना देता है जो कि आने वाले डिसीजन में फॉलो करना ही होता है, तो कहीं ना कहीं लॉ की डेवलपमेंट वहाँ पे रुक जाती है। द वॉल्कजिस थ्योरी ऑफ सेविग्ने इज मेयरली आइडियलिस्टिक फिक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग ये एक काल्पनिक व्याख्या है और कुछ नहीं है। Work's theory. There are several laws which have developed not on the expression of people's spirit but on the collective. तो ऐसे बड़े सारे लॉ हैं जो लोगों की एक्सप्रेशन, उनकी विल और उनकी स्पिरिट के अकॉर्डिंग नहीं बने, उनकी इच्छा, उनकी सोच के बेसिस पे नहीं बने। बड़े सारे लॉ हैं जो कि कन्फ्लिक्ट की वजह से बने हैं, जैसे लेबर लॉ क्यों बना? क्योंकि जो पूंजीपति थे वो लेबर को ज़्यादा पैसे नहीं देते थे, ज़्यादा घंटे काम कराते थे, हॉलीडेज़ नहीं थी, छुट्टियां नहीं थी, बहुत ज़्यादा काम था, जो है एक सेटिस्फैक्टरी वेजेस नहीं थी, सैलरी नहीं थी, तो वहाँ पे फिर स्ट्रगल हुआ बहुत ज़्यादा, उसके बाद लेबर लॉ बने। तो लॉ हमेशा जो है स्पिरिट और विल के बेसिस पे नहीं बनते हैं लोगों की, कई बार कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, उसके बेसिस पे भी लॉ बनते हैं। सिमिलर देयर आर सेवरल लॉ विच आर बेस्ड ऑन द विल ऑफ सॉवरन, कई बार कुछ ऐसे लॉ भी होते हैं जो लोगों की, राजा की विल के बेसिस पे होते हैं और लोगों की स्पिरिट का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है जी, बड़े सारे लॉ ऐसे हैं जो लोग नहीं चाहते थे लेकिन राजा ने वो बना दिए और सभी को मानने ही पड़े। तो हमेशा लोगों की स्पिरिट या विल ही नहीं चलती है, कई बार कोई लॉ जो है सॉवरन बना भी देता है। सेविग्ने हैज़ इग्नोर्ड द पावर ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ लेजिस्लेशन, और सेविग्ने यहाँ पे लेजिस्लेशन को भी इग्नोर कर देता है। जो कानून बनाते हैं लेजिस्लेटिव उनको इग्नोर करता है, क्योंकि उनका सोचना यही है कि लेजिस्लेशन जब लॉ बनाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं लॉ की डेवलपमेंट को रोक देते हैं। बाय प्रोवाइडिंग प्रायोरिटी ऑफ कस्टम दिस इज़ नॉट प्रॉपर, तो सेविग्ने के अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेशन जो है वो गलत है, और लेजिस्लेशन के थ्रू जो है लॉ, पार्लियामेंट ऑब्वियसली कोई कानून आएगी तो फिर लोगों को वो कानून फॉलो करना ही है, तो और उसमें अमेंडमेंट भी बड़ी थोड़ी हार्ड होती है, रिजिड होती है, तो फिर लॉ की जो विकास है जो रुक जाती है। इसलिए लोगों की विल के अकॉर्डिंग लॉ बनना चाहिए, ये जो बोला जाता है। अब यहाँ पे हम हेनरी मेने को देखेंगे। हेनरी मेन जो है ये भी सपोर्टर है हिस्टोरिकल स्कूल के। बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि इसने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है हिस्टोरिकल स्कूल की डेवलपमेंट में। ये भी यही मानता है कि लॉ जो है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम, रिलीजन और लोगों की स्पिरिट, पीपल कंसाइसनेस, पीपल स्पिरिट और पीपल जो विल होते हैं उसके बेसिस पे बनते हैं, और उनको ही ये फॉलो करता है। इसने लॉ को बनाने का एक जो है प्रॉपर तरीका बताया है कि लॉ एक्चुअल में बनता कैसे है। तो यहाँ पे उसने बताया कि एवरी सोसाइटी हैज़ गो टू थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस, तो कोई भी लॉ बनता है, जो कोई भी सोसाइटी होती है उनको इन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। इन फर्स्ट स्टेज डेवलपमेंट ऑफ लॉ स्टार्टेड, फर्स्ट स्टेज में लॉ की थोड़ी सी डेवलपमेंट होती है। कोई इंडिविजुअल होता है, इंसान होता है, वो कुछ ऑर्डर करता है। इन सच सिचुएशन द इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ किंग आर कंसिडर, और जैसे कोई फैमिली है, फैमिली का जो हेड है अगर वो ऑर्डर करता है तो उसको उसका ऑर्डर मान लिया जाता है, और वो धीरे धीरे किसकी शक्ल है, डिवाइन स्पिरिट की शक्ल लेता है कि जो उसने बोला वही कानून बन जाता है। सेकंड स्टेज में जैसे जैसे आगे बढ़ता है समाज, इन सेकंड स्टेज सच ऑर्डर टेक्स फ्रॉम, और ये फिर जो ऑर्डर उसने किए होते हैं जो वो फैमिली मान रही होती है, अब समाज जब बड़ा हो जाता है तो वही कस्टम का रूप ले लेते हैं, और ये कस्टम जो यही ऑर्डर अब कस्टम बन जाते हैं, लोगों के रिवाज बन जाते हैं। इन थर्ड स्टेज द अथॉरिटी ऑफ किंग वाज सप्रेस्ड बाय द सर्टन, उसके बाद जो राजा होता है, जो हेड होता है, जिसने वो ऑर्डर दिए होते हैं जो बाद में कस्टम बन गए होते हैं, उस पर कोई लिमिटेड पर्सन जो है उस पर अटैक कर देता है और वहाँ पे सारी सत्ता को हथिया लेता है, लॉ का ट्रांसमिट हो जाता है। फोर्थ स्टेज में इन फोर्थ स्टेज अ बिग क्लासेस ऑफ सोसाइटी ब्रिग्स रेवोल्यूशन, उसके बाद एक बहुत बड़ी क्रांति होती है, क्योंकि वो जो लोग आए होते हैं उस राजा की जगह, वो अत्याचार करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो वहाँ पे फिर रेवोल्यूशन होता है, क्रांति होती है, और बाद में उसमें लॉ की कोडिफिकेशन हो जाती है, और एक फिर समाज जो है उस लॉ के अंडर जो है अपने पूरे सिस्टम को चलाता है, जैसे कि इंडिया में हुआ।
इंडिया में भी ऐसे ही हुआ, स्ट्रगल हुआ, स्ट्रगल होने के बाद जो फिर हमने देखा कि ऐसे हमारे लिए लॉ ठीक नहीं है, हमारी सोच के अकॉर्डिंग, हमारे कस्टम की सोच के अकॉर्डिंग हमने लॉ को कोडिफाइड कर दिया। तो यहाँ पे अब डिफरेंस जो है आपके सामने क्लियर हो जाएगा। हेनरी माइने और जो सेविग्ने हैं दोनों ही हिस्टोरिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं, लेकिन उनमें कुछ बेसिक डिफरेंस भी है। जैसे यहाँ पे आप देख लेंगे सर हेनरी मेन, डिफरेंस यहाँ पे देख लेंगे हम। सर हेनरी मेन डिड नॉट एक्सेप्ट द वॉल्केजेस थ्योरी। हेनरी माइने जो है वॉल्केजेस थ्योरी को नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि लॉ जो होता है वो लेजिस्लेचर बनाता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो लॉ होता है, लोग जो है फ्री विल के अकॉर्डिंग नहीं बनाते, लॉ जो होता है वो लेजिस्लेशन विधायिका बनाती है। दूसरा सेविग्ने हैज़ इंपॉर्टेंट इन टू कस्टम। सेविग्ने कस्टम को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, वेयर हेनरी मैन प्रेजेंट द कोडिफाइड लॉ। तो सेविग्ने जो है कस्टम को इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन जो हेनरी मैन है वो कोडिफाइड लॉ को इंपॉर्टेंस देता है और लेजिस्लेशन जो है उस लॉ को धीरे धीरे डेवलप करता है। तो जो हेनरी मैन है ये बोलता है कि लेजिस्लेचर जो होता है वो लोगों की सोच उनके अकॉर्डिंग ही लॉ बनाता है, लेकिन सेविग्ने ये सोचता है कि जो कस्टम होते हैं उसके बेसिस पे लॉ बनता है। उसके बाद वॉल्केजेस थ्योरी ऑफ सेविग्ने वाज अकॉर्डिंग टू द इंटरनल स्पिरिट ऑफ जर्मन सोसाइटी। वॉल्केजेस थ्योरी जो है वो जर्मन सोसाइटी के बेसिस पे है, लेकिन जो हेनरी माइने की सोच है वो स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस है। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पहले उसके अकॉर्डिंग जो पहले समाज होता था वहाँ पे स्टेटस को बड़ी इंपॉर्टेंस थी, तो जैसा लोगों का स्टेटस होगा वैसी उसकी ड्यूटीज़ होगी। तो अब जो हमारी सोसाइटी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रही है, लेकिन अब समाज जो है डेवलप हो गया है। अब यहाँ पे एग्रीमेंट होता है, लोगों के राइट एंड ड्यूटीज स्टेटस के बेसिस पे अलग नहीं होती है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम अपनी शर्तें बनाते हैं, उस अकॉर्डिंग रोल बनाते हैं। तो उसका बोलना यही है कि जो कानून जो है वो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन सेविग्ने ये बोलता है कि जो इंटरनल स्पिरिट ऑफ जर्मन सोसाइटी, जो लोगों की विल है उसके अकॉर्डिंग लॉ बनता है। तो ये आपके पास हिस्टोरिकल स्कूल है, वॉल्केजेस थ्योरी है, जो ये मानते हैं कि लॉ जो है ऑन द बेसिस ऑफ फ्री विल ऑफ द पीपल, पीपल कंसाइसनेस, कस्टम और ट्रेडिशन के बेसिस पे बनता है, नथिंग एल्स, ना कि किसी सॉवरन की पावर के बेसिस पे बनता है। थैंक यू सो मच।